हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम टीटीपीटी लेवल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब कॉन्सेप्चुअल हैं और वो नॉलेज बेस्ड हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और ये भी मैं कह दे रहा हूँ कि जो स्टूडेंट इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसका मतलब ये है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो उस पर वो टिके रहें और इसको जो है मिस ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम हो सकता है कि 2022 में ना हो के 23 में हो, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। क्योंकि जो बोर्ड है उसने अगले साल पेपर कराने की बात की है। तो कुछ भी हो, लेकिन हमको अपनी तैयारी करते रहना चाहिए, मैं उसी को बार बार कहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ये उल्का से रिलेटेड है। यानी उल्का यानी मेटेओर। तो उल्का क्या है? तीव्र गति से चलता तारा है कि बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है, तारामंडल का भाग है, या पुच्छहीन धूमकेतु है। ठीक है, तो आप इसको क्या समझेंगे? तो इसका सही आंसर होगा बी, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। यह टूटने वाले तारे अर्थात चमकीली लकीर की भांति दिखाई देते हैं। वास्तव में उल्का एक ठोस आकाशीय पदार्थ होता है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण चमकने लगता है। कभी कभी ये आकाशीय टुकड़े पृथ्वी पर गिर भी जाते हैं। ठीक है, ये तो रही उल्का के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है ना? तो इसमें कौन सा नहीं है? ग्रेट निकोबार नहीं है, कि सुंदरवन नहीं है, कि नंदा देवी नहीं है, कि कच्छ की खाड़ी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कच्छ की खाड़ी नहीं है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि जो प्रश्न में कच्छ की खाड़ी जैवमंडल आरक्षित स्थानों में शामिल नहीं है, लेकिन ये वर्तमान में कुल 18 जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जो कि एक बार आप लोग याद कर लीजिए। पहला है नीलगिरी जो 1986 में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया था। दूसरा है नंदा देवी 1988 में, और नोकरेक 1988 में, ग्रेट निकोबार 1989 में, मन्नार की खाड़ी 1989 में, मानस 1989 में, और 7वां है सुंदरवन 1989 में, 8वां है सिमलीपाल 1994 में, डिब्रू सैरगोवा 1997 में, दिहांग दिबांग 1998 में, पंचमढ़ी 1999 में, अगस्त्यमलाई 2001 में, कंचनजंगा 2000 में, अचानकमार अमरकंटक 2005 में, कच्छ 2008 में, शीत रेगिस्तान 2009 में, और शेषाचलम पहाड़ियाँ 2010 में, और लास्ट है 18वां पन्ना 2011 में। ठीक है, इस तरीके से बायो रिजर्व क्षेत्र जो है ये 18 है, और जिसमें से कच्छ की खाड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर नहीं देख लेते हैं। इसे ग्राफ दिया हुआ है, थोड़ा ग्राफ को देखना है आपको। नीचे दिए गए ग्राफ में किसी स्थान का माध्य औसत मासिक तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और माध्य मासिक वर्षा सेंटीमीटर में दर्शित है। तो यहाँ इस ग्राफ को आप देखिए कि ये औसत तापमान सेल्सियस में दिया हुआ है, इधर जो है वर्षा है दिया हुआ है। तो आप इसको देख करके क्या रिज़ल्ट निकालेंगे? आपको रिज़ल्ट ये निकालना है कि यह ग्राफ संसार के किस जलवायु क्षेत्र का द्योतक है, यानी संसार के किस जलवायु को बताती है ना? यह ग्राफ जो है क्या बताती है? जैसे ए है आर्द्र और शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में बताती है, कि वर्षा युक्त उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में बताती है, कि अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय के बारे में बताती है, कि शीतोष्ण समुद्री का ये द्योतक है। तो इसका सही आंसर है आर्द्र और शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में बताती है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि जो ये ग्राफ है उसमें 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान दर्शाया गया है। इसलिए ग्राफ द्वारा आर्द्र व शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को दर्शाया गया है।
और इस क्षेत्र में वर्षा की जो मात्रा है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। विली विली है, तो विली विली क्या है ना? तो विली विली एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है, या एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है, या उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, कि या लक्षद्वीप समूह के निकट सामान्यतः पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार है ना? तो इसमें सही आंसर क्या होगा, इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो एक साइक्लोन है ना, ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि विली विली जो है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक उष्ण चक्रवात क्षेत्र है, और यह तिमोर सागर पर उत्पन्न होता है। वह ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न भागों में वर्षा लाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, तो कौन सा ये महाद्वीप है? अंटार्कटिका है कि उत्तरी अमेरिका है, एशिया है, दक्षिणी अमेरिका है? तो इसका सही आंसर होगा अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा और कुछ सीख लेते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व की सर्वोच्च औसत ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि यह महाद्वीप लगभग 7100 फीट यानी 2200 मीटर मोटी बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है। यानी 2200 मीटर मोटी चादर से ढका हुआ है। बताइए, यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ है, और माउंट इरेम्बस एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इरेम्बस एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पर अंटार्कटिका में, और यहाँ की सर्वोच्च चोटी है विंसन मैसिफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे बढ़ने से पहले जो फ्रेंड्स नए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। मैं इसी तरह से वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। और मेरे चैनल पे सभी टीईटी पीईटी के सॉल्व पेपर दिए गए हैं, और कुछ बाकी हैं जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको रेगुलर देखते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल। इसी इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर या आयनोस्फीयर। तो इसका सही आंसर होगा आयन मंडल। ठीक है, इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए आयन मंडल उत्तरदायी होता है। यदि आयन मंडल नहीं होता तो रेडियो तरंगें अंतरिक्ष में जाकर विलीन हो जाती और पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण सुनना संभव नहीं होता। तो आयन मंडल का फैलाव 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकतम होती है। यह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। आयन मंडल कई परतों यानी DEFG में बटा हुआ होता है। आयनमंडल के बाह्य मंडल आयनमंडल के जो बाद है वो बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फीयर स्टार्ट होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा उसका कारण है। पहला कथन ये है कि भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर पूरे साल वर्षा होती है, और उसका कारण दिया है कि भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराह्नों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनीय वर्षा होती है ना। तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं, कथन और कारण बिल्कुल सही हैं, यानी ए जो और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक की सही व्याख्या करता है, यानी जो कारण है वो उसकी व्याख्या करता है। और इसके बारे में अगर और क्लियर करना है तो उसको ध्यान से सुनिए कि कथन सत्य हैं एवं कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि उच्च ताप के कारण वायुमंडलीय पवनें गर्म होकर ऊपर उठती हैं और वह ठंडी होने लगती हैं, फिर संघनित होकर के कंडेंसेशन के कारण वर्षा लाती हैं। ऊपर उठी हुई गर्म पवनों का स्थान ठंडी पवनें ले लेती हैं, है ना। तो इसका एक कारण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ भी वही है कि कथन कारण दिया हुआ है कि जो मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के
मैं कथन पढ़ रहा हूँ। मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं, है ना। और कारण दिया है कि वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो इसमें आपको विकल्प दे करके बताना है कि ए सही है, बी, सी, डी। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था, तो आपको एक कथन और कारण दोनों समझना है। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, यानी कथन जो है का जो कारण व्याख्या कर रहा है ना, यानी बिल्कुल ये सही है। यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। यानी जो कारण दिया हुआ है उसका स्पष्टीकरण है ए का। तो इसको हम देख लेते हैं। दोनों ही कथन सही हैं। कारण की भी उपयुक्त व्याख्या की गई है। जो मैंग्रोव वन है वो मैंग्रोव वन उष्णकटिबंधीय एवं पोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सीमावर्ती भागों में मिलती है। मैंग्रोव तटीय क्षेत्र को या तटीय रेखा को स्थायित्व प्रदान करते हैं और ये सागरीय अतिक्रमण के विरुद्ध एक परिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं तथा विशिष्ट वनीय परितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे कि मालूम है मैंग्रोव फॉरेस्ट हमेशा नमी की जगह होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थोड़ा सा इसके वर्ड अलग है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। हीरक मतलब होता है वो डायमंड, है ना, और वलय मतलब रिंग होता है। तो हीरक वलय एक दृश्य है, इसे देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। हीरक वलय कब देखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, है ना। तो इसे बोलते हैं डायमंड रिंग। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिवलय क्षेत्र में दिखाई देता है ना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन एक उत्तरदायी है? तो हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है। हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। तो इसमें सही आंसर होगा हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है ना। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। हिंद महासागर में मानसून ड्रिफ्ट के कारण महासागरीय धाराओं की नियमित दशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? मानचित्र का वर्णमात्री, मानचित्र का समान रेखा, मानचित्र का वर्ण वर्णिक यानी कैरोक्रोमेटिक, और नेक्स्ट है मानचित्र का वर्ण प्रतीकी। तो इसमें सही इसका आंसर होगा मानचित्र का समान रेखा। ठीक है, मानचित्र का समान रेखा। तो इसका डिटेल देख लेते हैं कि समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र मानचित्र के जो मानचित्र के समान रेखा का उदाहरण है, या जो समान रेखा मानचित्र को खींचते समय मापनी व आंकड़ों की शुद्धता पर ध्यान देना आवश्यक है। इसका प्रयोग अधिकांशतः जलवायविक तत्वों, हवाओं एवं वायुदाब को दिखाने में किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? यानी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह।
ठीक है, तो इसमें जो है और डिटेल में देख लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य उपस्थित सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते छोटे चट्टानी एवं खगोलीय पिंड हैं। इनकी संख्या लगभग 40,000 है। इनकी संख्या कितना है? 40,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक बार फिर देख लेते हैं कि यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, बदल दिया जाए, तब जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? है ना, तो इसका सही आंसर होगा 6 बजकर यानी कि 6:30 घंटे होगा, है ना, 6:30 घंटे होगा। ये कैसे होगा 6:30 घंटे? इसको देख लेते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती रहती है तथा इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 82.5 देशांतर पर स्थित भारतीय मानक समय 5.5 घंटे आगे है। इसके कारण है कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। और जो प्रश्नानुसार दिया हुआ है, प्रश्नानुसार यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, अर्थात पूर्व से पश्चिम की दिशा में पृथ्वी घूमने लगे तथा उस समय यदि अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पर है। आपको मालूम है कि इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री पर है। तो उस समय यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर के 12 बजे हों तो ठीक उसी समय भारतीय मानक समय जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि यानी 180 डिग्री देश से 97 हाफ दूरी पर स्थित है, यानी कि 18.5 घंटे होगा। चूँकि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट अंतर होता है, तो 97 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 390 मिनट आएगा। ये तो 6.5 घंटे का अंतर होगा, है ना। तो इस तरीके से इसका आप आकलन कर सकते हैं। तो 6.5 घंटे का अंतर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इस पृथ्वी के सर्वाधिक समीप जो तारा होगा वो आप सूर्य को मानेंगे, सबसे नज़दीक यही है। ठीक है, और कैसे होगा यहाँ देखते हैं कि सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। पहली बात तो यही, यह पृथ्वी से 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। पृथ्वी के जो लुब्धक हैं यानी सीरियस की दूरी जो है 8.611 प्रकाश वर्ष, और ध्रुव तारा की जो है 433.8 प्रकाश वर्ष, और तथा अल्फा सेंचुरी की जो दूरी है 4.367 प्रकाश वर्ष है। तो इस तरीके से पृथ्वी की सबसे नज़दीक जो तारा है वो सूर्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबको सुसंगत है? तो सबसे सुसंगत जो है वो बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति के लिए, है ना। तो आप समझ सकते हैं, जैसे मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां दिन का तापमान एवं वायुमंडल पृथ्वी के समान है। मंडल पर उपस्थित बर्फ की चोटियां एवं जमा हुआ जल तथा जीवन होने की पुष्टि करते हैं। अगला क्वेश्चन, इस मानचित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। इस मानचित्र पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। 1, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है ना। 1 2 3 4। अब आप लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पर आए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो मानचित्र में 4 छाई क्षेत्रों में यानी कि शैडो एरिया में यह क्षेत्र वहाँ की विशेषता तप्त, शुष्क, ग्रीष्म, हल्की तथा नमशीत और पवनों का मौसमी उत्क्रमण है। तो अंकित किया गया है, यानी 1 से 2 से 3 से 4 से, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर इसका
जो होगा वो होगा 1 से, ठीक है, 1 से होगा, यानी यहाँ से होगा। मानचित्र में 4 छायित क्षेत्रों में से वह क्षेत्र जहाँ की विशेषता तप्त शुष्क ग्रीष्म हल्की नमशील पवनों का मौसमी उत्क्रमण है, ये इससे यानी 1 से पता चलता है। कैसे पता चलता है इसको देख लेते हैं कि जो विश्व मानचित्र में 1 द्वारा कैलिफोर्निया जो यूएसए का गर्म पानी एवं शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं सम तथा आर्द्र शीत को दर्शाया गया है ना। ये कैलिफोर्निया का एरिया है, और जो कैलिफोर्निया का एरिया है ये यहाँ का जो है गर्म एवं शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं सम तथा आर्द्र शीत को दर्शाया गया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मन से, यानी यहाँ से पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, और टीईटी पीईटी में भी आ सकता है। कोई भी एग्ज़ाम हो वो सब में बेनिफिशियल है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्न की कथनों पर विचार कीजिए। ये क्षुद्र ग्रह जो है, जैसे क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, यानी रॉकी डेब्रिस हैं। दूसरा है अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं परंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही होगा कि ए भी सही है और ए भी सही है, लेकिन ये गलत है ना। तो इसका मतलब 1 2 सही है, इसका आंसर होगा ये जो 1 और 2 सही है। क्यों सही है इसको हम देख लेते हैं कि जो क्षुद्र ग्रह अलग अलग आकार के छोटे चट्टानी खगोलीय पिंडों के समूह होते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह अत्यधिक छोटे होते हैं, कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक होता है। ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित होते हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, जैसे ए निशान है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। इस जगह पर यहाँ पर डी हुई है ना। तो अब इसी को देख लेते हैं। और ये जो ए बी सी डी है ये नदी है ना, ये सब नदी हैं, और इसी को देख के आपको बताना है कि कौन सी नदी कहाँ है, कौन सी नदी किस जगह पर है। तो यानी कि ए एरिया जो है, यहाँ पर ए की जगह कौन सी नदी है, बी की जगह कौन सी नदी है, सी की जगह कौन सी नदी है, डी की जगह कौन सी नदी है। तो आप इस मैप को देख करके बताइए कि ए बी सी डी प्लेस पर कौन कौन सी नदी है। और ये जो ऑप्शन यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। इसको थोड़ा सा इधर इस साइड में कर लेते हैं, तब आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सी कहाँ पर, ए बी सी डी आप मैच करिए कौन सी सही है, तो आप बताइए। ठीक है, सोच सकते हैं आप लोग। हेलो, हाँ, तो अब बताइए इसमें एक तरीके से जो ए है, ये यहाँ पर यूकॉन नदी है ना, और जो बी प्लेस है वो मैकेंजी है, सॉरी मैकेंजी है। ये जो हमारी पेन है वो सही काम नहीं कर रही है दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो बी का जो है मैकेंजी है, और जो सी है वो सेंट लॉरेंस है। ठीक है, और जो डी है वो ओरिनाको है ना। तो इस तरीके से ए का 5वां सही होगा, और बी का 3रा सही होगा, और सी का 1ला और डी का 2रा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं दोस्तों।
यहाँ पर ए का 5वां यानी यूकान, यानी ए प्लेस पर यूकान, और बी पर मैकेंजी, और सी पर सेंट लॉरेंस, और डी को ओरिनोको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या होगा? यहाँ पर अनुक्रम बताना है। धरातल से जब ऊपर जाएंगे तो पहले कौन सा मंडल पड़ेगा उसको आपको क्रम बताना है। पहले क्या पड़ेगा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। इसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, पहले क्षोभ मंडल पड़ेगा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। ठीक है। तो इसका सही आंसर सी होगा। यानी वायुमंडलीय परतों का जो ऊंचाई के अनुरूप सही क्रम मैंने जो बताया है अभी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। जो क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई है वो 16 से 18 किलोमीटर है, परंतु ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक विस्तृत है। और जो समताप मंडल है इसकी ऊंचाई है 18 से 50 किलोमीटर, और मध्य मंडल का जो विस्तार है 80 किलोमीटर है, और जबकि आयन मंडल का 80 किलोमीटर के ऊपर स्थित है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि बेला संगमी में एक रंजित डायनोफ्लैजिन, है ना, यानी कि बेला संगमी में एक रंजित डायनोफ्लैजिलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्प पुंज होते हैं। ये पुष्प पुंज क्या कहलाते हैं? बड़ी टफ इसकी हिंदी है दोस्तों, ना। तो इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका सही आंसर होगा लाल ज्वर। लाल ज्वर होते हैं, है ना। तो लाल ज्वर का मतलब अभी जो क्लियर हो जाएगा, अभी मैं इसकी व्याख्या करूँगा। जो लाल ज्वर है वो एस्चुरी के पास मिलने वाले विशेष प्रकार के फूल होते हैं, और ये फूल पिगमेंटेड डायोफ्लैगलेट्स होते हैं। जब जल में काई का अत्यधिक संकेंद्रण होता है तो यह पर्पल अथवा गुलाबी रंग की दिखाई देती है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। एक बार फिर सुन लेते हैं कि जो ये लाल ज्वार एस्चुरी के पास मिलने वाले विशेष प्रकार के फूल हैं, ये फूल पिगमेंटेड डायो नाम बड़ा टफ है इसका, डायोफ्लैगलेट्स होते हैं, या जल में काई का अत्यधिक संकेंद्रण होता है तो यह पर्पल अथवा गुलाबी रंग की दिखाई देती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित जलवायु दशाओं यानी उत्तर गोलार्ध पर विचार कीजिए कि यहाँ पर किस महीने में, यहाँ पर देखिए मंथ दिया हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च से दिसंबर तक तापमान दिया हुआ है और वर्षा दिया हुआ है। तो एक आपको विचार करना है कि कहाँ पर ये सिचुएशन होती है, यानी ये जो तापमान है और ये जो बारिश है, रेनफॉल, ये कहाँ पर ये होता है, घटना होती है। यानी 3 प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों में, या भूमध्य रेखा प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों में, या उष्ण मरुस्थल प्रकार के अत्यधिक प्राकृतिक क्षेत्रों में, या मानसून प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों में। तो ये जो है आप समझ सकते हैं, ये होगा 3 प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों में, 3 प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों में। ठीक है, यानी चीन में होती है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है ना। तो यहाँ इसको हम देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो होगा वो होगा प्लूटो होगा। ठीक है, और उसके बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होगा वो बृहस्पति होगा। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर जो ग्रह होगा वो शुक्र होगा। सूर्य से निकटतम जो ग्रह होगा वो होगा बुध होगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा डी, डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
ये जो मानचित्र है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का है। इसमें 1 2 3 4 चिन्ह बने हुए हैं। तो इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं। तो जैसे कि इसमें यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है ना। तो ये किसके लिए है, यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 2 3 4 में, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। आपको देखने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर भी आप लोग थोड़ा कोशिश करिए, है ना। तो कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। तो जो 1 है वो एंडीज पर्वतमाला को बता रहा है, ये तो क्लियर है। 1 क्या है, एंडीज पर्वतमाला को बता रहा है। और जो 2 है वो ब्राज़ीली शील्ड को बता रहा है ना। जो 2 है वो ब्राज़ीली शील्ड को बताने की कोशिश हो रही है। और जो तीसरा है वो गुयाना उच्च भूमि है ना। तीसरा है गुयाना उच्च भूमि, ये गुयाना में, ठीक है। और जो चौथा है वो अमेजन बेसिन है ना, अमेजन बेसिन है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा पहला होगा ए, है ना। यानी एंडीज, ब्राज़ीली शील्ड, गुयाना उच्च भूमि और अमेजन बेसिन। तो दोस्तों अपनी तैयारी आप इस तरीके से करें ताकि कोई भी पूछा जाए तो टफ से टफ बता सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होते हैं, यानी कार्बन अंश ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा एंथ्रेसाइट, ठीक है, एंथ्रेसाइट। यानी एंथ्रेसाइट एक सघन एवं चमकीला कोयला होता है। इसमें कार्बन की उच्च मात्रा एवं वोलेटाइल पदार्थ विद्यमान है। यह जलने पर स्वच्छ अग्नि प्रदान करता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 80 से 95% तक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है? जेम्स जीन्स ने, एच ऑल्वेन ने, एफ हाइल ने, ओ श्मिट ने। तो इसमें सही आंसर होगा ओ श्मिट ने, ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न संकल्पनाएं वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित की गई। तो ऑटो स्मिथ के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों एवं धूल कणों से मिलकर हुई, है ना। और प्रोफेसर हाइल ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवतारा परिकल्पना प्रस्तुत किया। और जेम्स जीन्स ने पृथ्वी की उत्पत्ति की ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की। तो ये सब जो है जानना चाहिए। तो इसमें सही आंसर होगा ऑटो स्मिथ ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी मानचित्र से रिलेटेड है। इसमें महासागरीय धाराओं यानी ओशन करंट के बारे में बताया गया है कि सही इसका आंसर क्या होगा। जो जहाँ पर ये करंट दिखा रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है, तो यहाँ पर सही क्या आंसर होगा, है ना। यहाँ कौन सी धारा है, बेंगुला और फॉकलैंड है कि केनारी और हम्बोल्ट है, क्या गुलहास और गिनी है, वेंगुला और गिनी है। हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा बेंगुला और गिनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बार फिर देख लेते हैं कि ये जो मानचित्र है इसमें कौन सी धारा है। वेंगुला और फॉकलैंड, केनारी और हम्बोल्ट, खगोलहास और गिनी, वेंगुला और गिनी। तो मैंने इसका सही आंसर अभी बताने की कोशिश किया, तो होगा बेंगुला और गिनी, है ना। तो यहाँ इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं कि अटलांटिक महासागर में अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर चलने वाली जलधारा बेंगुला है, जो कि ठंडी जलधारा है। जबकि विषुवत रेखा की तरफ से गिनी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली जलधारा गिनी जलधारा है, जो कि गर्म जलधारा है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देने की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ चक्रवात की कंडीशन बताई गई है, साइक्लोन की। तो चक्रवात जो है इसे यहाँ पर 4 प्लेस हैं, है ना, ए, बी, सी और डी।
ये 4 कंडीशन यहाँ पर, यानी ABCD से अंकित क्षेत्र में से किस एक में भारी मूसलाधार अल्पकालिक तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है। तो यहाँ पर इसको आपको सही बताना है, तो यहाँ पर होगा डी में, यानी इस एरिया में है ना, डी एरिया में। क्यों होती है इसको हम यहाँ देख लेते हैं कि उष्ण वाताग्र ए के आने पर यहाँ की जो गर्म हवा है धीरे धीरे ऊपर उड़ती है तथा मंद गति से वर्षा होती है। इसके बाद बी वृत्तांश का आगमन होता है जिस पर वर्षा रुक जाती है और आकाश साफ हो जाता है। इसके बाद डी शीत वाताग्र धारा है जिससे तापमान गिरने लगता है, यहाँ हवा तेज़ी से ऊपर उठती है और जिससे मूसलाधार वर्षा होती है। इसके बाद सी वृत्तांश पर आकाश साफ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए डी होगा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर निम्नलिखित तापमान और वर्षा आंकड़ों पर विचार कीजिए। ये जो महीना और तापमान और वर्षा ये दिया हुआ है, तो आपको इसके आधार पर ये आंसर यहाँ आंसर देना है कि ये जो आंकड़े हैं किससे संबंधित है, कि ये सेंट लॉरेंस प्रारूप से है, चीन प्रारूप से है, पश्चिम यूरोपीय प्रारूप से है कि भूमध्य सागरीय प्रारूप से है ना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आप बता सकते हैं वो क्या होगा, पश्चिम यूरोपीय प्रारूप से, पश्चिम यूरोपीय प्रारूप से। ये क्वेश्चन नंबर इसकी 28 है। तो यहाँ जो है पश्चिमी यूरोपीय प्रारूप से संबंधित है। देख लेते हैं इसका डिटेल कि प्रस्तुत आंकड़ा जो है पश्चिमी यूरोपीय प्रारूप को प्रदर्शित करता है। इसे पश्चिमी समुद्र तटीय जलवायु भी कहा जाता है। यह दोनों गोलार्धों में 40 से 65 डिग्री अक्षांश में मध्य अवस्थित है, यानी 40 से 65 अक्षांश के मध्य में ये अवस्थित है। यह जलवायु क्षेत्र दक्षिण में भूमध्य जलवायु, पूर्व में महाद्वीपीय शुष्क जलवायु तथा उत्तर में अर्ध आर्कटिक जलवायु से घिरा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा पश्चिम यूरोपीय प्रारूप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी मैप से ही रिलेटेड है, मतलब ये भी इमेज से ही रिलेटेड है। तो इस रेखा चित्र में दिखाई गई निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होती है। समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होती है, यानी कि यहाँ पर M1 है, यहाँ M2 है, M3 है, M4 है, 4 M1 है। मून की कंडीशन बताई गई है। तो यहाँ पर जो ज्वार होगा हाई टाइड, तो उसकी ऊंचाई सबसे अधिकतम होती है, ज्वार की ऊंचाई सबसे अधिकतम होती है। तो आपको ये बताना है। तो सबसे सही होगा M4 पर, यानी M4 यहाँ पर होगा, सबसे अधिकतम ऊंचाई होती है। क्यों होती है इसका कारण देख लीजिए कि जो रेखा चित्र में आप देख रहे हैं वो इस स्थिति में पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य एक सीध में होते हैं। आप देख रहे हैं पृथ्वी, चंद्रमा, यानी ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है और ये सूर्य, तीनों जो है एक सीध में, इसीलिए जो है ऊंचाई सबसे अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ लकड़ी है, दूसरी तरफ देश है। तो देवदार, डगलस फर, महोगनी और सागौन ये किस देश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं देवदार कनाडा में मिलता है, देवदार जो है कनाडा में है। डगलस फर मैक्सिको में है, डगलस फर मैक्सिको में है। महोगनी जो है होंडुरास में है और सागौन म्यांमार में है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, अगला नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक याम्योत्तर में दिखाई दी। नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक याम्योत्तर में दिखाई दी। तो
ये थोड़ा करंट से रिलेटेड है दोस्तों, लेकिन फिर भी इसका आंसर आप देख लीजिए। तो ये होगा 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, है ना। तो भारत में नए वर्ष की सूर्य की प्रथम किरण, यानी ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बहुत पहले का है, तो इससे आपको नहीं जानना है फ़िलहाल, लेकिन आंसर देख लीजिए कि भारत में नए वर्ष की सूर्य की प्रथम किरण अंडमान एवं निकोबार के काथाल यानी कथाल द्वीप पर पड़ती है। यह 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नया वर्ष यानी 1 जनवरी से शुरू होता है कोई वर्ष, तो ये 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये भी जानना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन ये भूगोल से जोड़ दिया है, नए वर्ष को भूगोल से जोड़ दिया है, ये भी है। क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए, चाहे जैसे पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कथनों पर विचार कीजिए। नौ परिवहन व मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। दूसरा है उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। यानी उच्च ज्वार भाटा यानी हाई टाइड बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। तीसरा है ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है। और चौथा है कांडला और डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सभी सही हैं, ये भी सही है, यहाँ पर आप देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। क्यों सही है एक बार देख लेते हैं कि जो ज्वार भाटा नौ संचालन के लिए उत्तम होता है ना, आवागमन के लिए सही होता है। उच्च ज्वार भाटे पोताश्रय व जहाज़ों के आगमन व निष्कासन में सहायक होते हैं। कांडला एवं डायमंड ज्वारी पोताश्रय है। डायमंड पोताश्रय हुगली नदी पर स्थित है, जबकि कांडला कच्छ खाड़ी के पूर्वी भाग में स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। तो इसकी सिचुएशन है, ये परिस्थिति है। अगला क्वेश्चन, तूफानी चालीसा यानी कि रोरिंग फोर्टीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा विचार करके आप बताइए इसमें आंसर कौन सा सही होगा। कि ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों से निर्बाध बहती हैं। दूसरा है ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं। तीसरा है इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं। अगला है मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और ख़राब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा दूसरा सही है, सेकंड, तीसरा और चौथा। यानी इस तरीके से पहला गलत है, तो इस तरीके से यहाँ बी होगा। 2, 3, 4 क्लियर। अगला क्वेश्चन, नहीं इसकी थोड़ा व्याख्या भी देख लेते हैं कि जो तूफानी चालीसा होती है वो 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है। ये पवनें केवल दक्षिणी गोलार्ध में मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर भूखंडों की कमी एवं जलभाग की अधिकता होती है। ये पवनें दक्षिणी हिंद महासागर की प्रबल पवनें हैं। ये तो रही रोरिंग फोर्टीज के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। इससे क्या पता चलता है, बैरोमीटर में एकाएक अगर गिरावट आ जाए तो इससे क्या पता चलेगा। इससे पता चलेगा कि तूफ़ानी मौसम होने वाला है। क्यों होगा कि जैसे बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से तूफ़ानी मौसम की दशा इंगित होती है। जब किसी क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है उस समय बैरोमीटर रीडिंग नीचे गिरने लगता है, तथा ऐसी स्थिति में कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए चारों तरफ से हवा तेज़ी से कम दबाव क्षेत्र की ओर चल देती हैं, जो आंधी या तूफान का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये 35 क्वेश्चन है। मैं 40 क्वेश्चन आप सॉल्व कराऊंगा, जो कि अब 4-5 और बचे हुए हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। और मैं एक बार फिर कहूँगा, जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल से अगर या वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें। इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा और मेहनत करने में थोड़ा सा लगन बढ़ जाएगी। क्योंकि बहुत कम लोग देखते हैं इसलिए थोड़ा मायूसी होती है, लेकिन
कुछ ही लोग हैं जो देखते हैं, उससे ही थोड़ा कुछ मोटिवेट होने की कोशिश करता हूँ, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी अच्छा रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो मैं और भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने कहा था, कोपरनिकस ने कहा, टालमी ने, या स्ट्रैबो ने? तो इसमें सबसे पहले किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था, है ना। अरस्तु ने 340 ईसा पूर्व अपनी पुस्तक स्वर्ग में कहा था कि पृथ्वी गोल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, या अगर आपको आंसर रॉन्ग लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हैं, और इससे जो है लोगों को हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैं जिस बुक से, जिस स्रोत से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके आंसर हो सकता है आपके आंसर से मैच ना करें या कन्फ्यूज़न हो, तो आप सही आंसर बता सकते हैं और स्रोत के साथ बताया करें। सिर्फ ये ना करें कि ये गलत है, आप गलत आंसर बताते हैं, ऐसे किसी चीज़ का हल नहीं है। अगर आपको सही चीज़ बतानी है तो प्लीज़ आप जो है स्रोत को भी बताएं, और ताकि उस स्रोत से मैच किया जाए, मिलाया जाए, तो इससे आसानी हो जाएगी और पाठकों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, है ना। सिर्फ एक कह देते हैं, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि क्वेश्चन गलत है, गलत क्यों बताते हैं? तो गलत ठीक है, गलत हो सकता है, लेकिन आप स्रोत बताएंगे तो इससे सही आंसर समझने में आसानी होगी, है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थिति क्या होगी, है ना। वो क्या होगी? विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर? तो इसका सही आंसर होगा विषुवत रेखा पर। कैसे होगा कि विषुवत रेखा पर खड़े प्रेक्षक को तारों की स्थिति क्षैतिज से लंबवत प्रतीत होती है, क्योंकि यह खगोलीय भूमध्य रेखा भौमिक भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। यह ध्रुवों से हमेशा 90 डिग्री पर होता है। सभी तारे खगोलीय भूमध्य रेखा के समानांतर विचरण करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो परतदार है उसके बारे में आपको विचार करना है कि परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। अगला है परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, और नेक्स्ट है परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा, सभी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही। ठीक है, यानी इस तरीके से इसका 1 2 3 4 सभी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में और कैस्पियन सागर में? तो यहाँ सही आंसर होगा बाल्टिक सागर में। तो बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते, आप इसको पढ़ लिएगा। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार का संबंध प्लेट के किनारों के अभिसरण एवं अपसरण से होता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि क्वार्ट्जाइट कायांतरित होता है। क्वार्ट्जाइट कायांतरित होता है चूना पत्थर से, ऑब्सीडियन से, बलुआ पत्थर से, शैल से? तो इसका सही होगा बलुआ पत्थर से, है ना। बलुआ पत्थर से। इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं कि जो चट्टान एवं उनके रूपांतरित कायांतरित, यानी कि जो एक दूसरे में चेंज होते हैं, तो उसे बोलते हैं रूपांतरित या कायांतरित रूप। तो मैं आपको चट्टान का नाम बता रहा हूँ और उसके जो कायांतरित रूप हैं यानी रूपांतरित रूप हैं। तो जैसे बलुआ पत्थर है वो क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाता है, चूना पत्थर संगमरमर में, शैल जो है स्लेट में, कोयला ग्रेफाइट में, ग्रेनाइट नाइस में, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में, और गैब्रो जो है सर्पेंटाइन में, और स्लेट जो है शिस्ट में बदल जाता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, इसको यहाँ देखते हैं। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानना है। एक क्रम कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका जो क्रम आपको बताना है कि पहले असफाल होगा अपर्दन। अपर्दन का नाम यहाँ लिखा हुआ है, असफाल अपर्दन, परत अपर्दन, रेल अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। तो इसमें जो चारों हैं इसका क्रम आपको बताना होगा।
तो इसमें थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है ना। तो इसमें सही आंसर होगा ए, यानी पहले असफाल अपर्दन होता है, फिर परत अपर्दन होता है, फिर रील अपर्दन होता है, फिर अवनालिका अपर्दन होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि स्प्लेश अपर्दन, सीट अपर्दन, रील अपर्दन, नालिका अपर्दन, है ना। और इसको जो वर्षा उत्पन्न कीचड़ एवं मृदा के छोटे कणों की गति को स्प्लेश अपर्दन कहते हैं, है ना। स्प्लेश अपर्दन कहते हैं, यानी असफाल अपर्दन यहाँ दिया हुआ है। असफाल अपर्दन आप कहेंगे यहाँ स्प्लेश अपर्दन, स्प्लेश अपर्दन या असफाल दिया हुआ है, तो आप दोनों को एक समझेंगे। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए। वर्षा द्वारा उत्पन्न कीचड़ एवं मृदा के छोटे कणों की गति को असफाल अपर्दन कहते हैं। और जो शीट अपर्दन है, शीट अपर्दन में वर्षा द्वारा मृदा के कणों का ह्रास एवं टूटन तथा एक निर्धारित अपवाह चैनल में उनका परिवहन शामिल है। जो रील अपर्दन है, रील अपर्दन का जो विकास है वो पहाड़ी क्षेत्रों में निर्मित छोटी छोटी जलधाराओं से होता है। ये धाराएं अवसाद तथा उसके निष्कासन का एक मुख्य स्रोत होती है। भारी वर्षा अथवा बर्फ पिघलने के पश्चात जल निश्चित धाराओं में बहकर अपर्दन करने लगता है, जिसे नलिका अपर्दन कहते हैं। क्लियर है। तो असफाल या स्प्लेश अपर्दन, सीट अपर्दन, रील अपर्दन और नालिका अपर्दन या अवनालिका अपर्दन, ये इसका क्रम है। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा ये सही है। तो दोस्तों मैंने 40 क्वेश्चन व्याख्या के साथ आपको बताए हैं और इसको आप रेगुलर पढ़ें और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं इसका जो है पार्ट 2, 3, 4 नेक्स्ट सभी टॉपिक पर लाता रहूँगा। अगर आप लोग प्यार दिए, अगर आप लोग इसको पढ़ें, प्रैक्टिस करें, कमेंट किए, लाइक किए, शेयर किए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एक बार लास्ट में मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मेरा वीडियो आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।